सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होता है, सो ऑल दोज रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। रिएक्शन जैसे दो टाइप का हो गया, ऐसे हम लोग क्लासिफिकेशन तो देयर आर, वी कैन क्लासिफाई रिएक्शन इन मेनी वेज। इन जनरल हम लोग बोलेंगे एक हो गया मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक हो गया आयनिक रिएक्शन। जैसे सिल्वर नाइट्रेट में NaCl ऐड कर दो, ऐड करते ही फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड NaNO3 एंड AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो वो आयनिक रिएक्शन है। वहां पर एक आयन दूसरे आयन के साथ कंबाइन कर गया। मगर यहां पर क्या है, दिस रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। मतलब मॉलिक्यूलर नेचर में क्या होगा ना, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, नया बॉन्ड बनेगा। उसका मतलब ये रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखो, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन इट गिव्स HI। मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ बॉन्ड बन रहा होगा, तो क्या पहले हुआ होगा, पहले तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, आयोडीन मॉलिक्यूल था, तो हाइड्रोजन पहले ब्रेक हुआ, आयोडीन ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन एटम बना, आयोडीन ब्रेक होने के बाद आयोडीन एटम बना, देन हाइड्रोजन और आयोडीन एटम क्लब होने के बाद, जुड़ने के बाद HI बना। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों चल रहा है। सो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो इन नेचर वेयर बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग बोथ टेक्स प्लेस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन भी मॉलिक्यूलर इन नेचर है। यहां पर जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव TS, ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन का दो पाथ होता है, सबस्ट्रेट रिएजेंट विल कम अक्रॉस की वाटर सबस्ट्रेट वाटर रिएजेंट क्या होता है। तो सबस्ट्रेट रिएजेंट TS, ट्रांजिशन स्टेट, देन रिएक्शन कुड फॉलो ट्रांजिशन स्टेट के बाद इंटरमीडिएट एंड देन इट विल कम टू द फाइनली प्रोडक्ट। और रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में आ गया, मतलब इसको स्किप करते हुए यहां पर आ गया। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में वाटर ईच टर्म स्टैंड फॉर, तो मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पहुंचने के लिए दो पाथ है। तो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में पहुंच गया, फाइनली विल गेट प्रोडक्ट, और ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट एंड देन प्रोडक्ट। सो देयर आर टू पाथ्स। सो व्हाट आर द ईच टर्म इंडिकेट्स, सबस्ट्रेट लिखो, सबस्ट्रेट्स आर द, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गेनिक पार्ट ओनली, ऑर्गेनिक रिएक्शन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो सबस्ट्रेट्स आर दोज स्पीसीज, substrates are those species on which attacks takes place, on which attacks takes place। मतलब जिसके ऊपर अटैक होता है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब भाई अटैक करेगा कौन, इसके ऊपर तो अटैक हुआ, अटैक करता कौन है, रिएजेंट। अब लिखो रिएजेंट, रिएजेंट्स आर द स्पीसीज which initiates those attacks, reagents are the species which initiates attack। मतलब अटैक इनिशिएट रिएजेंट करता है, किस पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। तो इससे हमें एक आइडिया क्या लग रहा होगा, अटैक क्योंकि ये इनिशिएट कर रहा होगा तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी हैविंग हाई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये अटैक स्टार्ट कर रहा है तो उसका मतलब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, और रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। सो उसका मतलब रिएजेंट्स आर हैविंग हाई पोटेंशियल एनर्जी, अटैक किस पे हो रहा है, सबस्ट्रेट पे हो रहा है।
उसका मतलब सबस्ट्रेट्स आर द स्पीसीज विच आर हैविंग लो पोटेंशियल एनर्जी। अब रिएजेंट जब इस पे अटैक कर रहा होगा सबस्ट्रेट पे, तो इमीडिएटली हमें प्रोडक्ट नहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिएजेंट अटैक किया हमें प्रोडक्ट मिल गया, नहीं। तो जब रिएजेंट इस पे अटैक किया तो वहां पर क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट में गया। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या, ट्रांजिशन स्टेट एज द नेम से ट्रांजिशन मतलब इट इज द स्टेट विच इज हाईली अनक्लियर। मतलब यहां पर हमें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, मगर यहां पता इतना चल रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। मतलब इन द केस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, सब दोनों फेनोमेना यहां चल रहा है। हाईली अनक्लियर मतलब अनक्लियर जब है उसका मतलब क्या, ये हाईली इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ हाईली अनक्लियर स्टेट। सो ट्रांजिशन स्टेट एज द नेम सेज ट्रांजिशन स्टेट, इट इज द पार्ट ऑफ द रिएक्शन जहां पर बॉन्ड बनना, बॉन्ड टूटना, सब फेनोमेना यही चल रहा है। उसका मतलब यहां पर हम लोग रिएक्टेंट का स्टेट के बारे में पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना वो रिएक्टेंट का पार्ट है ना वो प्रोडक्ट का पार्ट है, क्योंकि वहां बॉन्ड बन भी रहा है, टूट भी रहा है। सो ट्रांजिशन स्टेट लिख लो, ट्रांजिशन स्टेट इज द स्टेट ऑफ द रिएक्शन which is having high potential energy or highest potential energy, having the highest potential energy where bond making, bond breaking takes place. और क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उससे ये क्लियर हो गया कि इसका स्टेबिलिटी कम होगा। मतलब ट्रांजिशन स्टेट कुछ ही देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए ही होगा और इमीडिएटली उससे वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब कहां जाएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट इज द स्टेट ऑफ द रिएक्शन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी हाई। ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि यहाँ ये रिएक्टेंट का पार्ट है या प्रोडक्ट का पार्ट, क्योंकि यहां पर तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग चल रहा है। तो अब ट्रांजिशन स्टेट से वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। अब प्रोडक्ट की तरफ जाएगा उसके लिए दो पाथ है, इधर वो इंटरमीडिएट में गया या डायरेक्टली प्रोडक्ट में चला आया। सो देयर आर टू पॉसिबल पाथ्स आर देयर। अब लिखो ये इंटरमीडिएट क्या होता है, लिखो इंटरमीडिएट्स आर द शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, SHORT, शॉर्ट LIVED या शॉर्ट लाइफ स्पैन स्पीसीज। इट इज ए रियल टाइम स्पीसीज। फिर लिखो इट इज ए रियल टाइम स्पीसीज। क्या बोले, शॉर्ट लाइफ स्पैन मतलब जिसका लाइफ बहुत ही कम देर के लिए होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, कुछ ही देर के लिए बना। दीज आर द रियल टाइम स्पीसीज। वंस इट इज फॉर्म, जब ये बनता है, वंस इट इज फॉर्म it has to consume, once it is formed it has to consume in order to give the product। मतलब इंटरमीडिएट जैसे बना, इंटरमीडिएट कभी प्रोडक्ट नहीं हो सकता। इंटरमीडिएट इज द शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, मतलब जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, बहुत ही कम समय के लिए बना है। जैसे बना उसके बाद वो क्या फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज ए रियल टाइम स्पीसीज, मतलब इसको हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। वी कैन एनालिसिस द इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट। मतलब प्रोडक्ट में जाने के लिए तुम एक चीज ध्यान दो कि प्रोडक्ट में जाने के लिए हर रिएक्शन को इसके थ्रू से जाना ही पड़ेगा। मतलब फॉर एवरी रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज मैंडेटरी, मगर प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट इज नॉट मैंडेटरी। मतलब हर रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं आता है। प्रोडक्ट बनने के लिए हो सके वो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट चला गया, या हो सके ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट गया फिर आया प्रोडक्ट। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कब कैसे होता है। उसका मतलब फॉर एवरी रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इज मैंडेटरी एंड ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ा सा वो स्टेबलाइज हुआ तो वो गया इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट से फाइनली वी गेट्स द प्रोडक्ट। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द रिएक्शन। अब हमको क्या दिया रहेगा, हमको तो ये दिया रहेगा अल्टीमेटली हमको क्या दिखेगा, हमको यहां दिखेगा जैसे तुम कंटेनर में मीथेन ले लो और उसमें क्लोरीन डाल दो और एक मिनिमम टेम्परेचर तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए।
तो कंटेनर में मीथेन ले लिए, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उसमें हैलोजन कोई भी ले लेते हैं, एज्यूम इट क्लोरीन, यू कैन टेक ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटएवर। सो लेट अस टेक कि मीथेन में हम क्लोरीन डालिए और उसमें हम लोग हीट किए, तो हमें क्या दिखेगा, प्रोडक्ट दिखेगा मिथाइल क्लोराइड। मतलब हमें ये दोनों तो पता था और हमें ये दिखा, तो ये जो इसका जो पीछे क्या चला, पीछे के बारे में तो हमें पता नहीं चला कि कैसे हुआ। हमें तो रिएक्टेंट पता है और हमें तो प्रोडक्ट पता चल रहा है कि मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन गिव मिथाइल क्लोराइड, मगर वो कैसे हो रहा है, कैसे वो बॉन्ड टूट रहा है, कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्या ट्रांजिशन स्टेट के बाद वो इंटरमीडिएट जा रहा है कि नहीं, कि डायरेक्ट प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये जो कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी है, ये जो कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पाथ, जिस पाथ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के तरफ जा रहा है, सो डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस पाथ इज कॉल्ड द मैकेनिज्म। सो व्हाट इज ए मैकेनिज्म? A mechanism is a hypothetical path. Why I am saying hypothetical? क्योंकि हमें तो पता है ये दोनों, मतलब मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, और हमें पता है मिथाइल क्लोराइड बना। अब उसके पीछे में क्या हुआ वो हमें कैसे पता है, दिखा उसको, दिख किसी को तो नहीं रहा है, तो उसका मतलब उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे मीथेन का शेप पता है, मीथेन इज ए टेट्राहेड्रल, मगर उसका पीछे में हम लोग क्या डिस्कस किए कि शेप आने के लिए उसको हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना पड़ेगा, तो वो तो हम हाइपोथेटिकल था। तो मीथेन का टेट्राहाइड्रल शेप को sp3 से हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसके थ्रू से हम लोग बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, क्योंकि उस थ्योरी से अभी हम लोग मीथेन को आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, या कोई भी मॉलिक्यूल को हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं, वेदर इट इज अ बॉन्ड एंगल, वेदर द बॉन्ड स्ट्रेंथ और शेप। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। कुछ सालों के बाद मान लो कि उससे बेटर थ्योरी आ गया, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, उस थ्योरी को अप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमें तो पता है कि मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, और हमें पता है कि मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, ये पीछे में क्या चल रहा है ये हमें कैसे पता? तो अभी तो हम लोग बेस्ड अपॉन जितना भी साइंस जितना ग्रो किया है, जो भी फैक्ट पता है, जो भी लॉजिक पता है, उसके हिसाब से एक पाथ दिया गया विच सूट्स दैट प्रोडक्ट। द मोस्ट एक्यूरेट पाथ इज गिवन, उस मोस्ट एक्यूरेट पाथ को अभी हम लोग बोल रहे हैं मैकेनिज्म। क्योंकि अभी जो हमारे पास साइंस डेवलप्ड हुआ है, जो भी डेटा आया है, वो डेटा उस पाथ को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई हम वी आर सेइंग कि ऐसा बन रहा होगा। तो अभी एक पाथ दिया गया है, मान लो अभी एक पाथ दिया गया, हो सके 2 साल 10 साल के बाद साइंस और ग्रो करे, और भी फैक्ट निकले, और भी डेटा निकले, और अच्छा लॉजिक निकल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो पाथ था वो गलत पाथ था। रिएक्शन तो प्रोडक्ट तो हो रहा है यही, मगर पाथ अभी यहां से होगा। जैसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े कि पहले हम लोग ऑर्बिट पढ़ लिए, तो ऑर्बिट का तो हम लोग मानते थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। तब हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर मानते थे, तो ऑर्बिट को हम लोग सही भी मानते थे। मगर जब फिर से साइंस ग्रो किया, ज्यादा फैक्ट निकला और रिसर्च हुआ, तो ये पाया गया कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल है, उसमें तो वेव नेचर भी है, और जब वो वेव नेचर है तो वो फिक्स सर्कुलर पाथ में कैसे रोटेट होगा, तब ऑर्बिटल का डेफिनेशन आ गया। उसका मतलब पाथ चेंज कर दिया गया, पहले हम लोग ऑर्बिट मानते थे, फिर अभी हम लोग ऑर्बिटल मानते हैं। तो वही पाथ यहां पर भी है। अभी एक पाथ दिया गया, उस पाथ को स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उस पाथ को स्टडी करके हम लोग यहां तक पहुंच रहे प्रोडक्ट तक, तो हम लोग बोल रहे हैं वो हमारा मैकेनिज्म है। तो हो सके कि 2 साल के बाद 5 साल के बाद एक नया पाथ दिया जाएगा, मगर हाँ, नया पाथ तो दिया जाएगा, वो आर्बिट्री दिया नहीं जाएगा, उसके लिए भी लॉजिक देना पड़ेगा। इस लॉजिक को, पुराना लॉजिक को काटना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि दिस इज मच बेटर वे, तब हम लोग बोलेंगे कि अभी जो पाथ दिया गया दैट इज मच बेटर देन द ओल्ड पाथ। So that means old mechanism will be replaced by new mechanism. And what is a mechanism? It is a hypothetical path. क्योंकि हमें रिएक्टेंट पता है, हमें प्रोडक्ट पता है, इसका तो केवल हम लोग एनालिसिस करते हैं। So a mechanism is a hypothetical detailed study of the reaction path by which reactant goes towards the finally product. उस पाथ को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। And remember, a mechanism is not a which is a 100% ट्रू, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा ऐसा नहीं है। मैकेनिज्म चेंज होते रहता है, जैसे नया थ्योरी आएगा तो हमारा ओल्ड मैकेनिज्म विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू मैकेनिज्म। और वैसे ही नहीं, देयर आर मेनी रिएक्शन जिसमें हमें ये पता है कि रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, मगर उसका जो प्रोडक्ट बना है उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब कोई साइंटिस्ट बोल रहा है कि नहीं ऐसा होगा, कोई बोल रहा है नहीं ऐसा होगा।
सो देयर इज स्टिल कंफ्यूजन कि एक्चुअली होगा क्या। सो ओवरऑल क्या है, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबस्ट्रेट जिस पे अटैक होता है, रिएजेंट जो अटैक को इनिशिएट करता है, ट्रांजिशन स्टेट जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, मतलब ये मिडवे है, रास्ता में है। जैसा सोचो कि हमको यहां से दिल्ली जाना है, तो तुम्हारा इनिशियल स्टेट क्या है, अभी हम मान लो यहां पर है, कहां जाना है, दिल्ली, मतलब दिल्ली तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया, इनिशियली अभी यहां पर है। अब वो जो रास्ता है, वो रास्ते में तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है। तो रास्ते में मान लो कि आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद तुम्हें अभी पता नहीं चल पाया कि दिल्ली पहुंचे कि नहीं, तो वो तुम ट्रांजिशन स्टेट में हो। 10 घंटे के बाद तुम ट्रांजिशन स्टेट में हो, ना तुम इनिशियल पार्ट में हो ना तुम फाइनल पार्ट में हो, तुम तो बीच में कहीं पे हो। अब इंटरमीडिएट किसको बोलेंगे, थोड़ा सा यदि हम लोग कोरिलेट करने की कोशिश करें। अब मान लो कि दिल्ली आने से पहले देयर इज ए प्लेस कॉल्ड गाजियाबाद। तो अब तुम्हें रास्ते में अचानक हाईली कंफ्यूजन है, तुम्हें पता नहीं चल पा रहा कि दिल्ली अब कितने देर में पहुंचेंगे, ठीक है। नोबडी इज नियर टू यू, कि तुम किसी से पूछ पाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कंफ्यूजन में हो, तुम खाली खिड़की से बाहर देख रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि अभी दिल्ली आने में कितना देर है। मगर तुम्हें अचानक कुछ देर के बाद क्या दिखा कि लाइट दिखने के बाद आ गया गाजियाबाद। उसका मतलब तुमको अभी लग गया कि हाँ अभी दिल्ली आने वाला, नेक्स्ट स्टेशन दिल्ली होगा। उसका मतलब गाजियाबाद इज योर इंटरमीडिएट, मतलब दिल्ली में तुम रास्ते में कंफ्यूजन में थे, उसके बाद तुम गाजियाबाद में पहुंचे। गाजियाबाद में आने के बाद तुम्हें कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हाँ नेक्स्ट में मुझे दिल्ली आएगा, मतलब तुम इंटरमीडिएट में पहुंच गए हो। मतलब इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहां पर तुम्हें कंफ्यूजन ज्यादा था। गाजियाबाद आने के बाद तुम्हारे पास कंफ्यूजन कम हो गया, क्योंकि तुम्हें पता है कि नेक्स्ट हम दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। एक तो ये बात हो गया। एक और ऐसा समझो कि तुमको अभी पता नहीं है, तुम अभी कंफ्यूजन में हो, तुम बाहर देख रहे हो खिड़की से कि दिल्ली आ रहा है कि नहीं, स्टेशन तुम्हारा आ रहा है कि नहीं। अचानक तुम्हें दिखा लाइट दिखा, स्टेशन आना दिखा, अब तुम देखे कि अचानक तुम दिल्ली में आ गए, ट्रेन रुक गया, तुम दिल्ली में आ गए। मतलब क्या, तुम कंफ्यूजन में यहां पर थे और तुम डायरेक्टली प्रोडक्ट में आ गए, मतलब तुमको यहां जाना नहीं पड़ा। सो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में आ गए। सो ये एग्जांपल जो दिया था जस्ट कोरिलेट करने के लिए कि इंटरमीडिएट क्या होता है और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। सो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब यहां पर अनक्लियर स्टेट है, थोड़ा सा क्लैरिटी मिलने का मतलब इंटरमीडिएट होना, क्लैरिटी होने के बाद से प्रोडक्ट होना, या अनक्लियर स्टेट से, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट से डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाना है। सो प्रोडक्ट में आने के लिए दो पाथ है, इधर इट कुड बी थ्रू दिस और इधर इट कुड बी थ्रू दिस। यदि हम लोग इसको एनर्जी प्रोफाइल में ड्रॉ करते हैं, कैसा एनर्जी चेंज होगा, यदि हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते कोई एक रिएक्शन है A गिव्स B, कोई एक रिएक्शन है A गिव्स B, A इज ए रिएक्टेंट, B इज ए प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा, इन ए सिंगल स्टेप में हो रहा। अब ये स्टेप का मतलब क्या होता है, देखो, रिएक्शन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स, based upon number of steps, reactions are of two types. Based upon number of steps, reactions are of two types. एक हो गया सिंपल रिएक्शन, जिसको एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं, एंड सेकेंड हो गया मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब ये होता क्या है, देखो, जैसे मान लेते हैं A इज ए रिएक्टेंट, B इज ए प्रोडक्ट। A से B हमें एक ही स्टेप में मिल गया, इन ए सिंगल स्टेप दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। अब अनदर केस समझो, मान लो A से स्टार्ट हुआ, हमको जाना है B, मतलब B हमारा प्रोडक्ट है, A हमारा रिएक्टेंट है,
तो पहले ए से सी बना, क्या बना? सी बना। फिर सी से क्या बना? बी बना। उसका मतलब ए से जो बी पहुंचे कितने स्टेप में पहुंचे? 2 स्टेप में पहुंचे। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ऑल दोज आर कॉल्ड मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्टेंट क्या है? ए। प्रोडक्ट क्या है? बी। मगर यहां पर देखो, यहां पर सी बन गया। सी तो रिएक्टेंट भी नहीं है, सी तो प्रोडक्ट भी नहीं है, तो है क्या? सी तो होना नहीं चाहिए था। हमको पता है ए, हमें पता है, और हमें बी पता रहेगा, प्रोडक्ट पता रहेगा। तो व्हाट इज सी? सी इज द स्पीसीज विच फॉर्म, देखो सी यहां पर क्या है? सी इज द प्रोडक्ट, और वही सी क्या है यहां पर? रिएक्टेंट। मतलब सी जितना बना, सी उतना कंज्यूम भी हुआ। सो हियर सी इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। उसका मतलब इंटरमीडिएट किस टाइप का रिएक्शन में आता है? इंटरमीडिएट कम्स इन मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो ये पॉइंट सब नोट करते रहना है। इंटरमीडिएट हमेशा मल्टी स्टेप में होता है। क्या सिंपल रिएक्शन में इंटरमीडिएट होगा? नहीं, इंटरमीडिएट कभी भी सिंपल रिएक्शन में नहीं होता। व्हाट इज सिंपल रिएक्शन? 1 स्टेप रिएक्शन। व्हाट इज सी हियर? सी इज द इंटरमीडिएट। मतलब देखो, पहला स्टेप में सी बना, तो व्हाट इज अवर सी? सी इज अ प्रोडक्ट। देन क्या हुआ? जो बना फिर सेकेंड स्टेप में जाके वो रिएक्टेंट बन गया, मतलब वो कंज्यूम हुआ, वो खत्म हुआ, वो एग्जॉस्ट हुआ। देन ओनली वी गेट द प्रोडक्ट। मतलब सी हमारा प्रोडक्ट नहीं हो सकता। इंटरमीडिएट कैन नेवर बी द प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट बनेगा तो उसको खत्म होना ही पड़ेगा, तभी तो वो प्रोडक्ट में जाएगा। सो नोवेयर इंटरमीडिएट कैन बी द प्रोडक्ट। मगर यहां पर क्या है? यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं है, एक ही स्टेप में हुआ। So this is a simple reaction. This is an example of complex या multi-step reaction. 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, those are multi-step. Reactant A है, प्रोडक्ट भी है, तो बीच में जो बनेगा उसको खत्म होना ही पड़ेगा। So all those are called intermediates. अब इसका हम एनर्जी प्रोफाइल कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे? मतलब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो एनर्जी चेंजेस होंगे। तो एनर्जी कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं? देखो, तो y एक्सिस को पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस टेक y एक्सिस एज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड x एक्सिस इज द प्रोग्रेस। सो y एक्सिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, x एक्सिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग किसी को प्लॉट करते हैं तो हम लोग किसी के रेफरेंस में प्लॉट करेंगे, मतलब किसी के साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब हम लोग चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का साथ टाइम का फैक्टर, टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रहा होगा, या कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सो दीज आर कॉल्ड प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और इट इज कॉल्ड रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। जैसे हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब हमारे लिए भी एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है? टाइम फैक्टर। तुम्हारा हर दिन में प्रिपरेशन कैसे चल रहा है तो हम लोग टेस्ट से पता चलता है। तो प्लॉट करते हैं क्या? मार्क्स के साथ हर वीक में, हर मंथ में तुम्हारा कैसे प्रोग्रेस हुआ। तो प्लॉट जब करेंगे तो एक साइड में तो मार्क्स रहेगा, एक साइड में क्या रहेगा? पर मंथ में तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। तो वही है यहाँ पर रिएक्शन में। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट, किसके साथ एनालिसिस चल रहा है। It could be time, it could be concentration, it could be temperature। मतलब तुम किसके साथ पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट कर रहे हो, किसके साथ उसको एनालिसिस कर रहे हो। अब देखो, यहां पर मान लेते हैं A है। हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अपना एनर्जी होता है, कभी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी 0 नहीं हो सकता। एवरी मॉलिक्यूल हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा अपना। मान लेते हैं यहां तक है। B यहां पर है प्रोडक्ट, तो अब यहां पर A को B में जाना पड़ा, तो B यहां पर है, मान लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है? A का एनर्जी इतना है, B का एनर्जी इतना है, तो मतलब B का हमको A से ज्यादा दिख रहा है इस कर्व में, इस प्लॉट में। तो उसका मतलब ओवरऑल एज B का एनर्जी A से ज्यादा है, इस टाइप का रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। और एंडोथर्मिक कब होगा? एंडोथर्मिक का मतलब वो ए बी से जा रहा है, एनर्जी लेके जा रहा है। जरूरी नहीं है बी यहां पर हो, बी तो यहां भी हो सकता है, बी तो यहां भी हो सकता है। तो जब बी यहां पर होगा तो क्या हो गया? बी का एनर्जी इतना है, ए का इतना है,
उसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करके जा रहा है, एक्सोथर्मिक। अब यहां पर क्या है देखो, एक अपना इतना एनर्जी है, प्रोडक्ट जाके प्रोडक्ट में यहां तक उसको जाना पड़ेगा या यहां जाना पड़ेगा, मगर उसको तो इतना बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा यहां तक, यहां पर पहुंचने के बाद ही वो पहुंचेगा राइट साइड में, मतलब प्रोडक्ट की तरफ वो पहुंच रहा होगा। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टेट, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टेट, दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब क्या, इसमें क्लैरिटी सबसे कम है, नीदर इट इज अ पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट नॉर इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन के स्टेट में है। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट विच इज हैविंग मैक्सिमम एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी होने का मतलब क्या, उसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। यहां से वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, मतलब यहां पर स्पीसीज पे नेचर क्या है, नीदर इट इज अ पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट नॉर इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कोई भी वन स्टेप रिएक्शन का प्रोफाइल इसी टाइप का होता है, एक कर्व होगा, हाईएस्ट पॉइंट एंड देन वो नीचे की तरफ जाएगा। मगर जब ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में होगा तब क्या हो जाएगा, फॉर ए मल्टी स्टेप रिएक्शन, फिर से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर प्रोग्रेस, यहां से मान लेते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ए। पहले ए से कहां गया, वो सी गया। मतलब अभी ऐसे सोचो कि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ए मल्टी स्टेप रिएक्शन इज मेड ऑफ टू सिंपल रिएक्शन, एक रिएक्शन है, एक अलग रिएक्शन है, दो इट इज ए पार्ट ऑफ द वन रिएक्शन बट इट इज ए टू सेपरेट रिएक्शन, क्योंकि देखो इसका रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट और इसका रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट अलग है, मतलब इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अलग हुआ है। सो इन केमिस्ट्री इट इज ट्रीटेड एज टू डिफरेंट रिएक्शन, दो इट इज ए पार्ट ऑफ मेन रिएक्शन बट इट इज ए टू डिफरेंट रिएक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बना हुआ होता है सीरीज ऑफ मल्टी स्टेप, सीरीज ऑफ सिंपल रिएक्शन। ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सिंपल रिएक्शन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ देखो, ए से सी गया, मान लेते हैं सी गया यहां पर सी, तो ए यहां पर आ गया सी, तो ये पहला रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में सी से फिर बी गया, तो सी से फिर बी गया, तो यहां पर देखो सी यहां पर बना है, तो मतलब यहां पर पहला हाईएस्ट एनर्जी आया, वो सी का एनर्जी क्या हाईएस्ट एनर्जी से कम है, मतलब सी इज मच मोर स्टेबल देन द हाईएस्ट एनर्जी। सो दिस इज आवर ट्रांजिशन स्टेट 1, TS1। क्योंकि यहां पर एक इंटरमीडिएट है तो यहां पर इंटरमीडिएट आया, तो पहला एनर्जी प्रोफाइल का हाईएस्ट पीक एंड सेकेंड का हाईएस्ट पीक फिर से, तो ये TS1, TS का मतलब T फॉर ट्रांजिशन स्टेट, 1 फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, एंड ये बन गया TS2 एंड ये तुम्हारा कहीं प्रोडक्ट आ गया। सो दिस, इसका एनर्जी देखो ट्रांजिशन स्टेट से कम है, मतलब इंटरमीडिएट्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू द ट्रांजिशन स्टेट। सो जब भी मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा तो इस टाइप का, यहां तो हम 2 स्टेप्स हो किए हैं, 3 स्टेप 4 स्टेप, ऐसा इस तरह का कर्व होगा, मगर सिंपल रिएक्शन में एक ही कर्व। और ये याद रखना, एवरी मल्टी स्टेप रिएक्शन इज मेड ऑफ सीरीज ऑफ सिंपल रिएक्शन। वो बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा, कभी ये नीचे हो गया, कभी हो सके ये ऊपर हो गया, वो कहां ऊपर नीचे हाइट किसका एनर्जी वो बाद में, वो तो रिएक्शन टू रिएक्शन वैरी होगा। अब लिखो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स।
टाइप्स ऑफ रिएजेंट. तो व्हाट इज मैकेनिज्म एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट आर ईच टर्म इंडिकेट. क्या ये क्लियर हुआ सभी को? Reagents और types of reagents. तो reagent का काम क्या है? Reagents are the, in general we can say that in general reagents are highly energetic species which initiate attack. जो attack को initiate करता है, किस पे करेगा अटैक? सबस्ट्रेट पे करेगा. अच्छा, अब रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट दो टाइप का होता है. मेनली रिएजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. तो ध्यान रखना, रिएजेंट्स आर द स्पीसीज व्हिच इनिशिएट्स अटैक. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट. वन इज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल. Electrophile and nucleophile. So what are electrophile? Phile is a phile. It is a Greek word which means affinity. Phile is a Greek word which means affinity. Electron affinity species. Affinity for electron. So what are electrophiles? Simple meaning हो गया, electrophiles are the species which is having affinity for electron. Electron affinity species are called electrophile. न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस के तरफ एफिनिटी है. न्यूक्लियस में क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. सो न्यूक्लियोफाइल्स आर द स्पीसीज हैविंग एफिनिटी फॉर न्यूक्लियस. तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हुआ. अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं. इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये दीज आर द स्पीसीज, उसका एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के तरफ है. तो इलेक्ट्रॉन का तरफ स्पीस एफिनिटी किसका होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन का तरफ एफिनिटी है. ये स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, दैट्स व्हाई इस स्पीसीज का एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के तरफ है. तो उसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्पीसीज तो ऑब्वियसली है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन के पास, इसके पास शॉर्टेज है, तभी तो इसका टेंडेंसी रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन का तरफ एफिनिटी होगा. यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन के पास उसका एफिनिटी क्यों होता? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, और वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा. वो इलेक्ट्रॉन का उसका एफिनिटी हो ही नहीं पाएगा. उसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स वी कैन से कि इट इज ए जनरली इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. मतलब इस टाइप का स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होता है. अब जब हम लोग शॉर्टेज बोलते हैं तो हम लोगों के दिमाग में चार्ज आ जाता है, क्योंकि हमको पता है कि कैटायन बनता है लॉस से, एनायन बनता है गेन से. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल का तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हुआ. तो इलेक्ट्रोफाइल फिर दो टाइप का होता है. इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑफ टू टाइप. वन हो गया चार्ज इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑफ टू टाइप. वन इज चार्ज, एक हो गया न्यूट्रल. चार्ज है तो उसका मतलब क्या चार्ज होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा. यदि उसमें चार्ज है, क्योंकि स्पीसीज का एफिनिटी है और उसमें वो चार्ज है, मतलब क्या? वो अपना एफिनिटी ज्यादा शो कर रहा है. एफिनिटी इसको भी है, इसको भी है, मगर इसके पास चार्ज है, मतलब वो अपना एफिनिटी शो कर रहा है. उसका मतलब क्या चार्ज होगा? चार्ज होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज. अच्छा, इस स्पीसीज को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन. उसका मतलब केवल पॉजिटिव चार्ज होने से ही नहीं चलेगा, उसको इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह भी होना पड़ेगा. मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होना पड़ेगा. उसके पास पॉजिटिव चार्ज है मगर उसके पास रखने का जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन. तो एफिनिटी रहेगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन तो ले ही नहीं पाएगा, उसके पास जगह ही नहीं है.
उसका मतलब यदि उस पर चार्ज है, इफ द इलेक्ट्रोफाइल इज ए चार्ज, देन उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एंड उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे कि H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफाइल, सभी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, all these are electrophile. So in organic chemistry, positively charged species with vacant orbital are not said to be cation. cation तो obviously है, मगर cation हम लोग नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग electrophile बोलते हैं। So they are said to be electrophile. They are electron affinity species. तो क्या हर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के पास, क्या एवरी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इज इलेक्ट्रोफाइल? नो, एवरी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन का तरफ एफिनिटी है। एफिनिटी का मतलब क्या, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो जगह होना पड़ेगा, मतलब ऑर्बिटल खाली होना पड़ेगा। जैसे कि लेट अस कंसीडर अमोनियम आयन NH4 प्लस, तो देखो चार्ज तो दिख गया पॉजिटिव चार्ज, मगर अभी कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 4 6 8, एंड नाइट्रोजन इज ए मेंबर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो इसके पास तो सेकंड पीरियड है। ये सेकंड पीरियड में हमें पता है कि 2s और 2p होता है, 3s तो होगा नहीं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा वो रख ही नहीं पाएगा, रखने के पास जगह ही नहीं है उसके पास। एफिनिटी तो दिखा रहा है, ये प्लस चार्ज तो है इसके पास, मगर उसके पास रखने का जगह कहां पर है, तो रखने का जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। एफिनिटी से क्या मतलब है, उसका मतलब डज इट हैविंग ए वेकेंट ऑर्बिटल? नो, इट इज नॉट हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल। क्या वो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, सो इट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। उसका मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो ध्यान रखना है NH4 प्लस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन ऑक्सीजन में देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर था। हाइड्रोनियम आयन कैसे बना? हाइड्रोनियम आयन का मतलब H2O प्लस H प्लस, मतलब वाटर का ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया, तो यहां पर बन गया HO, एक ही लोन पेयर बना, पहले लोन पेयर 2 था, अभी एक ही बचा, क्योंकि एक लोन पेयर तो बॉन्ड में चला गया, तो 2 था 1 हो गया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। मगर ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितना है, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है। और लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द सेकंड पीरियड, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, उसके पास 8 ऑलरेडी है, मगर उसके पास तो एफिनिटी शो कर रहा है, मगर रखने का जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सो इट इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल। उसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होना ही इनफ नहीं है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि इस टाइप वाला जो केस है वो काफी कम होता है। उसका मतलब एज ए जनरल स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, एज ए जनरल स्टेटमेंट, कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इन जनरल दे आर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस टाइप वाला केस तो बहुत ही कम आएगा, दीज आर द रेयर केसेस। बट तुम्हें समझना है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम्पल के साथ 10 एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई विच आर इलेक्ट्रोफाइल, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल बट दे आर हैविंग ए पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में हो गया, तो उसका मतलब चार्ज होगा तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब नाउ कमिंग टू द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? उसका पास एफिनिटी है, मगर वो एफिनिटी शो नहीं कर रहा एज ए चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का एफिनिटी है, मगर वो शो नहीं कर रहा एज ए चार्ज, वो शो नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अच्छा, जो भी डिस्कस कर रहे हैं हर पॉइंट को लिखते रहना है। अब देखो न्यूट्रल, तो पहला हो गया चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, नेक्स्ट हो गया न्यूट्रल।
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जैसे BF3 AlCl3। अब BF3 में देखते हैं, बोरोन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है यहाँ पर BF3। बोरोन के पास अभी भी एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल क्या है? 2p। टोटल इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास कितना है? 6, 2 4 6। दैट इज डिफरेंट थिंग कि यहां पर बैक बॉन्डिंग हम लोग पढ़े, यहां पर बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग फेनोमेना से कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होता है। जैसे यहां पर बोरोन और फ्लोरीन, जैसे बोरोन और फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस निकाल लो, हम दोनों का सेंटर टू सेंटर निकाल लेने से वही डिस्टेंस आना चाहिए। मगर क्या पाया गया कि बोरोन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा, जो बोरोन और फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस का एडिशन से काफी कम होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के चलते यहां पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। सो दैट इज डिफरेंट फेनोमेना कि बैक बॉन्डिंग के चलते यहां पर इलेक्ट्रॉन आने के चलते यहां पर एक डबल बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब नहीं है बैक बॉन्डिंग के चलते, ये मतलब नहीं है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। बैक बॉन्डिंग तो एक पर्टिकुलर फेनोमेना, इंस्टेंटेनियस फेनोमेना हुआ, उसके चलते हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड जो दिख रहा है, जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ उससे काफी कम है। यदि मान लो कि बॉन्ड लेंथ x होना चाहिए, x एंगस्ट्रॉम, बट एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इज y एंगस्ट्रॉम एंड y इज स्मॉलर देन x। जो ये प्रॉपर्टी हम लोग बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन इज हैविंग ए वेकेंट ऑर्बिटल। अब वेकेंट ऑर्बिटल होने से क्या हो गया? सो इट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है वेकेंट ऑर्बिटल में, क्योंकि इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 ले सकता है, 6 के बाद 8 हो जाएगा, उसका जो 2s2p है वो फिलअप हो जाएगा। सो इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सो इफ इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर देन इट इज ए लुईस एसिड। तो इसका एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और इसके पास कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है। सो उसका मतलब BF3 AlCl3 these are the neutral electrophile, these are Lewis acid. So what are Lewis acid? Lewis acids are the electron pair acceptor। मतलब उसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मगर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स आर द स्पीसीज हैविंग एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। उसे 1 इलेक्ट्रॉन भी मिल गया और यदि उसका वैलेंस शेल सेटिस्फाइड हो गया, देन स्टिल इट इज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आर अ शॉर्टेज बाय 1 इलेक्ट्रॉन और इट कुड बी 2 इलेक्ट्रॉन। मगर लुईस एसिड क्या है? इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। लिखो, all Lewis acids are electrophile, but all electrophiles are not Lewis acid. All Lewis acids are electrophile. Lewis acid by definition ही है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। So all Lewis acids are electrophile, but all electrophiles are not Lewis acid. इलेक्ट्रोफाइल का जरूरी नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि तुम बोलोगे सही कहां पर होगा? जैसे इस स्पीसीज को बोलते हैं CH3 डॉट। डॉट का मतलब इसको रेडिकल बोलते हैं। CH3 मिथाइल रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब वो कैसे बनता है वो हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे। अब इस कार्बन में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना बॉन्ड है? 1 2 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 1 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन इज ए मेंबर ऑफ द सेकंड पीरियड, उसके पास 2s2p अवेलेबल है, तो टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? ये जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है कहां पर है? कोई भी एक p ऑर्बिटल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑर्बिटल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, पेयर नहीं चाहिए। पेयर रखने के लिए तो जगह ही नहीं है उसके पास। सो इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सो इट इज इलेक्ट्रोफाइल, बट इट इज नॉट ए लुईस एसिड। अब वो कैसे बनेगा दैट विल कम इनटू
बाद में आएंगे कि कैसे वो बनता है, क्या क्या कंडीशन में ये इस टाइप का स्पीसीज कब बनेगा। सो फ्री रेडिकल, इसको नाम क्या है, फ्री रेडिकल। इसमें कोई चार्ज है नहीं, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब केवल दो ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें कोई चार्ज नहीं है। मगर इसके पास, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसके पास, and it is a single electron acceptor, so it is a electrophile but not a Lewis acid. So every Lewis acid is a electrophile but all electrophiles are not Lewis acid. तो ये हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, दैट मींस दीज आर द लुईस एसिड। पहला टाइप क्या था, जिसमें पॉजिटिव चार्ज था। इसमें क्या है, इसमें भी वेकेंट ऑर्बिटल है मगर इसमें चार्ज नहीं है। तो अब तुम ऐसे सोचो, अपने तुम्हारे पास दो स्पीसीज है, एक स्पीसीज हमारा पहला कैटेगरी वाला है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज भी है। सेकेंड हमारा इस कैटेगरी का है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है मगर चार्ज नहीं है। तो बताओ दोनों में किसका एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा होगा, जिसमें चार्ज होगा। तो हमारा पहला टाइप वाला कैटेगरी जो था, विच इज हैविंग मोर एफिनिटी कंपेयर टू दिस कैटेगरी, क्योंकि उसमें तो चार्ज शो हो रहा है, इसमें तो चार्ज शो नहीं हो रहा है। Both is electrophile, but that species having more affinity compared to this species. So this is our second category. Third category, species having expandable octet. जैसे देखो, PCl5, PCl3। अब यहां पर ध्यान से समझो, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15। 15 का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। सो फॉस्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में क्या है, 3s2 3p3। मगर फॉस्फोरस क्योंकि 5 बॉन्ड बना रहा है यहां पर, सो इट इन एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 3p3 and 3d1। तो कितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, 1 3 1, मतलब 5 हो गया। मगर अभी भी उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है। हमको पता है कि फॉस्फोरस कैन गोज अप टू कोवेलेंसी ऑफ 6, मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है फॉस्फोरस। लाइक हमें पता है कि सॉलिड PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ 6 बॉन्ड बनाया, 6 बॉन्ड बनाने का मतलब ये भी यूज हो रहा होगा, तभी तो 6 बॉन्ड बना रहा होगा। अभी तो यहाँ 5 ही है, तो वो 6 तक जा सकता है क्योंकि इसके पास अभी भी वेकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो जब उसे चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी और रख सकता है। सो इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मगर इसके पास क्या है, एक्सपेंडेबल ऑक्टेट है, मतलब आगे वो जा सकता है। मगर इसका पहला वाला केस क्या था, उसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम था। दोनों में डिफरेंस समझो, वहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो 8 होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो 8 नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी एक्सपेंडेबल फॉर्म में है। तो उसका मतलब इस टाइप का जो स्पीसीज है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सपांड कर सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन का तरफ एफिनिटी लुईस एसिड से, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम है उससे कम ही होगा, क्योंकि उसको तो चाहिए, इसके पास ये आगे जा सकता है। इज इट क्लियर? इसका एफिनिटी
सेकेंड वाला कैटेगरी से कम होगा, सेकेंड वाला कैटेगरी का एफिनिटी पहला वाला कैटेगरी से कम होगा, जहां पर एक्सपांड कर सकता है। अरे इसके पास तो मर्जी है, एक्सपांड कर रहा है, मगर पहले वाला का केस क्या था, उसको इलेक्ट्रॉन लेना है, उसको तो एक्सपांड क्या होता है, अभी 8 में ही नहीं पहुंच पाया, तो उसका तो एफिनिटी ज्यादा होगा। इसका तो ऑलरेडी इसके पास इनफ था, मगर ये स्टिल इट इज हैविंग एफिनिटी, अभी वो स्टिल चाहे इलेक्ट्रॉन के तरफ उसका स्टिल एफिनिटी है, तो ऑब्वियसली इसका एफिनिटी सेकंड वाला कैटेगरी से ज्यादा होगा, कम होगा, और सेकंड वाला कैटेगरी का एफिनिटी ऑब्वियसली फर्स्ट वाला कैटेगरी से कम होगा। Now coming to the fourth category. फोर्थ कैटेगरी क्या है, जहां पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, स्पीसीज सेंट्रल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है, जैसे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं, 8 है। स्टिल इट दिस स्पीसीज हैविंग एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहां जो बॉन्ड है, पर्टिकुलर बॉन्ड, ईच बॉन्ड इज अ हाईली पोलर बॉन्ड, इसके चलते भी डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, अतः इस कार्बन का सेंटर में डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो चुका है। जैसे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन को यहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का तो अट्रैक्शन कहां पर होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर अप्रोच करेगा, दो इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब तुम बोलोगे कि जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये रखेगा कैसे, जब इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये पाई बॉन्ड है, हमें पता है डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन उसके अपने तरफ खींच लेगा। सो दिस इज ऑल दोज स्पीसीज व्हिच इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, सो दे ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल। मगर इसका जो एफिनिटी होता है वो हमारा थर्ड टाइप्स कैटेगरी से कम है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, या जरूरी नेसेसरी नहीं है सेकेंड पीरियड, साइज छोटा होता है, एंड इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो वेकेंट ऑर्बिटल से नहीं आता, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस से आ रहा। मगर PCl5 में क्या था, उसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल था, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मगर इसमें डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। हाँ सर, वो इलेक्ट्रॉन कैसे रख पाएगा, वो एक बार बता दीजिए। इट इज हैविंग ए नेट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा होता है। इफ यू गो बाय द टेबल इटसेल्फ, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 3.5 एंड कार्बन का होता है 2.4 के करीब, तो द डिफरेंस इज वेरी हाई। उसका मतलब द पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो डेल नेगेटिव, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव क्रिएट हो गया इस बॉन्ड के चलते, पोलैरिटी इस बॉन्ड के चलते भी यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो डेल पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया। डेल पॉजिटिव का मतलब क्या, डेफिशिएंसी क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यदि इसके पास डेफिशिएंसी क्रिएट हो रहा है तो उसका एफिनिटी होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ। So as sulfur trioxide, here each bond is highly polar, del negative del positive, यहां पर भी del negative del positive, मतलब हर बॉन्ड के लिए each bond is highly polar bond. Forget about the dipole moment of the overall molecule, overall molecule का नहीं, बॉन्ड का सोचो, each bond is highly polar bond। तो मतलब सल्फर में एक डेल्टा, एक पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ द 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी स्टार्ट हो गया। मगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है,
तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या करेगा, वो पाई को शिफ्ट करा देगा, मतलब ऑक्सीजन पाई को खींच लेगा, मतलब उस मोमेंट में वो जगह बनाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी क्या इसके पास जगह है? नहीं, इसके पास जगह कैसा है? जगह का मतलब क्या? वेकेंट ऑर्बिटल। इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इट इज नॉट हैविंग ए वेकेंट ऑर्बिटल। तब वो स्पेस कब बनाएगा? वो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तब वो स्पेस बनाएगा। वो कैसे स्पेस बनाएगा? इस पाई को भेज देगा ऑक्सीजन के ऊपर। So these are also electrophile where species are attached to the highly electronegative atom by multiple bond. So उसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल में 4 केसेस पॉसिबल होता है टोटल। एक तो पॉजिटिवली चार्ज और वेकेंट ऑर्बिटल, एक हो गया ओनली वेकेंट ऑर्बिटल लुईस एसिड लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, एक हो गया एक्सपेंडेबल ऑक्टेट वाला, और एक केस यहां सब हो गया जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।